प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पहले पाठ संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें बच्चों 4 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर बताने हैं। तो इसका बच्चों पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो बच्चों, ये संसाधन है, कहीं पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर बहुत कम पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, इसके लिए जलवायु प्रभावित करती है, ऊंचाई और वनस्पति और भू आकृतियां ये प्रभावित करती हैं। भू आकृतियां बच्चों, कहीं पर पठार होते हैं, कहीं पर पहाड़ होते हैं और कहीं पर जमीन समतल होती है। तो ये बच्चों चीजें इसको प्रभावित करती हैं। इसके कारण ये जो संसाधन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अब बच्चों, प्रश्न दूसरा है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो इसका आंसर है, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न तीसरा है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर है इसका, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है चौथा बच्चों इसका, सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जो संसाधन है हमें उनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि हम तो इसका यूज करें ही सही, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। प्रश्न दूसरा है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो बच्चों, इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न के 3 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन बच्चों सही होगा तो हमें वो बताना है। प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो इसका उत्तर है बच्चों मात्रा। यहाँ पर 3 दे रखे ऑप्शन, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो इसका आंसर होगा मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? जो संसाधन मानव ने बनाया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है बच्चों पहला, कैंसर उपचार की औषधियां। ये बच्चों मानव ने बनाई है। बाकी झरने का जल और उष्ण कटिबंधीय वन ये प्राकृतिक है, ये भगवान की देन है। तो हमें यहाँ पर मानव निर्मित बताना था, तो इसका क्या आंसर आएगा? कैंसर उपचार की औषधियां। तीसरा है बच्चों, खालिस्तान पूरा करना है, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं, तो बच्चों इसमें फिल किया जाएगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। प्रश्न तीसरा है बच्चों, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला हमें बताना है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर। तो संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? बच्चों, यहाँ पर सारणी बना दी गई है, एक तरफ संभाव्य संसाधन लिखे हैं और इसके सामने बिल्कुल ही वास्तविक संसाधन लिखे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम संभाव्य संसाधन के बारे में जानेंगे। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, ठीक है। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी कितनी मात्रा है, और इसी के अंतर है सामने की जो वास्तविक संसाधन होते हैं इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा अंतर है बच्चों इनका, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। तो बच्चों, ये हम वर्तमान में तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम इसका यूज कर सकते हैं। और बच्चों, इसके विपरीत जो वास्तविक संसाधन होता है, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इनका उपयोग हम अभी कर रहे हैं, लेकिन संभाव्य में क्या था, हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो बच्चों, वास्तविक संसाधन का उदाहरण है कोयला, खनिज तेल आदि।
अब बच्चों दूसरा हमें बताना है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर। तो सर्वव्यापक संसाधन बच्चों, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, ये बच्चों हर जगह होता है, ठीक है। और स्थानिक संसाधन वो होते हैं जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा, लोहा, अयस्क। तो बच्चों ये हर जगह नहीं, इनको हर जगह जमीन खोद कर नहीं निकाला जा सकता, ये कुछ एक स्थानों पर ही मिलते हैं। जबकि वायु, सूर्य का प्रकाश हमें हर जगह जहां भी जाते हैं वहीं मिलता है। तो बच्चों ये था इनमें अंतर। अब बच्चों चौथा प्रश्न है क्रियाकलाप। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो बच्चों ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? तो बच्चों जो हमने ऊपर 2 लाइनें दोहे की पढ़ी है, तो ये दोहा पढ़ के हमें बताना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, हमें 100 शब्दों में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने दोहे में पढ़िए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो बच्चों यहाँ पर जिस संसाधन का की ओर संकेत किया गया वो है पानी, यानी जल। तो जल क्या है? एक संसाधन है। तो अगर ये संसाधन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका हमें उत्तर देना है। कवि इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है, यानी पानी की ओर संकेत कर रहा है। अब जल के, पानी के समाप्त हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों पानी खत्म हो गया तो ये समस्या आ जाएंगी, ठीक है। पहला है जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। दूसरा है जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पानी नहीं मिलेगा बच्चों तो जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा समस्या आ जाएगी, पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब सूखा कहाँ होगा? जब पानी नहीं होगा तो वहां पर सूखा पड़ जाएगा। और समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। समुद्री मार्ग, समुद्र में बच्चों पानी पानी होता है, जब पानी नहीं होगा तो वो रास्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी में ही तो हम जहाज को चला कर ले जाते हैं, नाव को चलाते हैं। तो जब पानी नहीं होगा तो हमारे जो जलीय वाहन है, जो साधन है, वो चलने बंद हो जाएंगे। और पांचवा है बच्चों, पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा और कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो बच्चों खेती है वो पानी पर निर्भर करती है, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, क्योंकि फसलों को पानी चाहिए होता है। तो फसल नहीं होगी तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। अगला है बच्चों, कोई उद्योग नजर नहीं आएगा। तो बच्चों जितने भी उद्योग धंधे हैं वो पानी से ही होते हैं। फैक्ट्रियों में पानी चलता है। चाहे आप मोची को भी देख लीजिए, मोची जब चप्पल को ठीक करता है या उसे सुधारता है तो साथ में एक कटोरे में पानी लेके बैठता है, ठीक है। इसी तरह से लकड़ी का मिस्त्री है, चाहे वो भी पानी को लेकर ही बैठता है। तो जितने भी बच्चों छोटे उद्योग है चाहे बड़े उद्योग है, सभी में पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी नहीं होगा तो सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। और लास्ट है बच्चों, समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। जो जीव जंतु बच्चों पानी में रहते हैं, जैसे मछली है, व्हेल, ठीक है, ये सब किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं। पानी नहीं होगा तो ये सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पानी के बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आओ खेले। प्रश्न है, सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। आप और आपका मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। अभी बच्चों चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है? 2021 चल रहा है, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं 2138 की, ठीक है। आप 2138 में भी उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? हवा का कोई यूज कर सकते हैं बच्चों? कैसे?
क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो बच्चों हमने ऊपर प्रश्न में पढ़ा था जल एक संसाधन है, उसी तरह से क्या पवन भी संसाधन है? वो बच्चों हमें उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रागैतिहासिक काल में यदि हम और हमारे मित्र एक ऊंचे पठार पर रहते तो वहां चलने वाली तेज पवन के विनाशकारी प्रभाव से परिचित होते। अतः उनके विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए हम अपने आप को किसी गुफा या बड़ी चट्टान के पीछे छुपा लेते, क्योंकि हम इन पवनों से डरते। पवन का अर्थ होता है बच्चों हवा। अगर हम ऊंचे पहाड़ पर रह रहे तो बच्चों वहां पर बहुत तेजी से हवाएं चलती है, इतनी तेजी से हवाएं चलती है कि हम उड़ के गिर भी सकते हैं। तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हम या तो किसी बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाते या किसी गुफा में छिप जाते। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में असमाप्य और सर्वसुलभ वायु को संसाधन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, असमाप्य का अर्थ होता है जो समाप्त नहीं होती, और सर्वसुलभ होता है जो हर जगह मिलती है। इसका बच्चों हमने उत्तर में भी पढ़ा था। ठीक है, जो ये जो वायु है वो हर जगह पाई जाती है। यदि हम 2138 में उसी पठारी भाग में रहते तो हमें तेज पवनों में छिपी शक्ति का ज्ञान होगा और इस शक्ति का उपयोग करने की विधियां भी ज्ञात होगी। अतः पवनों की शक्ति का उपयोग पवन ऊर्जा के लिए करेंगे, क्योंकि जैविक ईंधन समाप्ति की ओर होंगे। अतः पवन ऊर्जा से हम कारखानों में और घरों में विद्युत आपूर्ति कर सकेंगे। इस संदर्भ में असमाप्य और सर्वसुलभ पवन को संसाधन कहने में कोई संदेह नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम 2138 में पवन का यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, पवन को किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। आपको पता ही है बच्चों, पवन चक्की चलती है जैसे, तो पवन ऊर्जा का हम यूज करते हैं कारखानों में और घरों में बिजली के लिए, तो इसको हम संसाधन कह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। ठीक है, आपको लेना है, पत्थर लेना है, एक पत्ता लेना है और एक गत्ता भी लेना है और एक टहनी लेनी है। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। तो बच्चों पत्थर का आप यूज कैसे करोगे? संसाधन क्या होता है? संसाधन होता है जो साधन जिसका यूज हम करते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए आपको संसाधन चाहिए, तो पढ़ने के लिए आपको कौन सा संसाधन चाहिए? किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, इरेजर चाहिए। ठीक है, और भी बहुत चीजें होती है पढ़ने के लिए, तो ये सब संसाधन होती है। तो आप पत्थर का उपयोग कहाँ कर सकते हो? टापू खेलने के लिए, यानी खेलने के लिए। आप पत्थर से खेल खेलते हो ना, पत्थर के ऊपर पत्थर लगाते हो, 7 पत्थर जोड़ते हो तो सतोलिया बन जाता है, तो वो आपका खेलने का सामान हो गया। तो आप इसका यूज कर सकते हो खेलने के लिए पत्थर का। तो ये आपका यूज का हुआ, आपने इसको खिलौना बना लिया। ठीक है, पत्थरों से हम खेलते हैं तो ये हमारा खिलौना बन गया। इसी तरह से पेपर वेट की भांति बच्चों, कोई कागज के ऊपर जो चीज हम भारी चीज रखते हैं, ठीक है, ताकि वो उड़े ना, तो वो हो गया आपका पेपर वेट। पेपर के ऊपर वेट रख दिया ताकि हमारा कागज उड़े ना, तो ये बच्चों हमारा उपकरण बन गया। ठीक है, सामने लिखा हुआ है प्रयोग और उपयोगिता में। तीसरा है पत्थर का यूज हम मसाला पीसने में भी कर सकते हैं, ये भी बच्चों हमारा उपकरण बन गया। और पत्थर का यूज हम बगीचे में, कमरे को सजाने के लिए भी कर सकते हैं, ये हो गया हमारा सजावट का सामान। बच्चों आप देख सकते हो कई बार टेबल के अंदर जगह बना दी जाती है और उसमें पत्थर सजा दिए जाते हैं। ठीक है, आजकल तो फैशन है बच्चों इसका बहुत ज्यादा, तो ये बन गया हमारा सजावट का सामान। पत्थरों पर रंग कर देते हैं, सुंदर सुंदर बना देते हैं। और बोतल को खोलने के लिए भी कर सकते हैं पत्थर का यूज, ये भी बच्चों हमारा उपकरण बन गया। और गुलेल, गुलेल में आप देखते होगे रबड़ में आप पत्थर लगाते हो फिर खींचते हो, ठीक है, तो जो हमारा पत्थर है उड़कर कहीं दूर चला जाता है। तो गुलेल तो आपको पता ही होगा, बच्चे तो बहुत जानते हैं, गुलेल को खेलते हैं। तो ये बच्चों हमारा शस्त्र बन गया। शस्त्र का अर्थ हो गया है कि हम इससे निशाना लगाते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप पत्ती का उपयोग कहां कहां कर सकते हो, इसकी उपयोगिता बतानी। पत्ती का उपयोग बच्चों हम कर सकते हैं फूलदान में, और ये हो गया बच्चों हमारा सजावट का सामान। और दूसरा कमरे में भी लगा सकते हो, तब भी ये बच्चों हमारा सजावट का सामान बन गया।
और दोने पत्तल के रूप में भी कर सकते हो। ये भी बच्चों उपयोगी सामान है। जैसे केले के पत्ते हैं, केले के पत्तों पे लोग खाना खाते हैं बच्चों, ठीक है, तो दोने पत्तल बनते हैं इनसे, पत्तों से, तो ये उपयोगी सामान हो गया हमारे लिए। और खाना रखकर खाने के रूप में, ये भी बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि केले के पत्ते के ऊपर लोग खाना भी खाते हैं। दोने और पत्तल तो बच्चों प्लेट्स ही बना देते हैं, ऐसी पत्तों से कटोरी भी बना देते हैं, प्लेट भी बना देते हैं, ठीक है, और खाना खाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा, सब्जी बनाने में। आप कौन सी सब्जी खाते हो पत्ते वाली, बताइए। आप सरसों का साग खाते हो, वो पत्ते होते हैं, ठीक है। पालक खाते हो, पालक क्या होती है, पत्ती होती है, ठीक है। और इसी तरह आप धनिया की चटनी बनाते हो, वो भी पत्ती होती है, तो आप इसका यूज पत्ती का सब्जी बनाने में भी कर सकते हैं। अगला बच्चों, गत्ते का उपयोग आप कहाँ कर सकते हो। तो बच्चों वैसे मैं बताऊं बच्चों, हमारे स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, गत्ते से डस्टबिन भी बनाते हैं, ठीक है, तो ये उपयोगी चीज बन गई ना। तो बच्चों इससे आप गुलदस्ता भी बना सकते हो, ये सजावट का सामान हो गया। सामान पैक करने में गत्ते को फोल्ड करके हम क्या कर सकते हैं, सामान पैक करने का उपकरण बना सकते हैं, हो गया बच्चों, पैकिंग में यूज करते हैं, इसका उपयोगी सामान हो गया। और खेलने की सामग्री भी बना सकते हो, तो ये खिलौना बन गया। किताब पर कवर चढ़ाने में, किताबों के ऊपर भी कवर चढ़ाते हैं, ये होगी सुरक्षा का सामान, इससे हमारी किताब की सुरक्षा हो गई। और बच्चों फोटो फ्रेम बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं गत्ते का, ये हो गया बच्चों हमारा सजावट का सामान। तो बच्चों इस तरह से आपका जो आज का चैप्टर था भूगोल का पहला पाठ का नाम है संसाधन के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब आप इसे कर लीजिएगा। और बच्चों एक बात और खास है, आपको इनको सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि याद भी करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आप तभी लिख पाओगे जब आपको याद होगा। अब बच्चों यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप बता सकते हो। और बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।